हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। मोल कॉन्सेप्ट का ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उस केस में हम किस तरीके से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता करना होगा कि प्रोडक्ट जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है। सो प्रोडक्ट जो डिसाइड कर रहा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करा जाता है, तो जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कम होता है या फिर अगर हमें इनिशियल मोल्स गिवन होता है, इनिशियल मास गिवन होता है, वॉल्यूम गिवन होता है, तो इनसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। क्लियर? ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। कुछ होमवर्क दिया था शायद आपको, आई होप आप लोगों ने करा होगा। तो जो भी सिंसियर स्टूडेंट इस वीडियोस को देखते हैं और होमवर्क करते हैं, अगर उनको अपना होमवर्क चेक करवाना हो तो आप अपना जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप के साथ कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ, या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ से आप अपने डाउट जो है या फिर जो भी आंसर आपको चेक करवाना है उसको चेक करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अब ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। हमारे पास में किसी भी रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास में एक जो है वो मोल वाला जो मेथड है जिसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री की अगर हम बात करें तो स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन जो है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं देन हम लोग उसकी स्टोइकियोमेट्री को रीड करके उसका फाइनली जो इनिशियल मोल आपको गिवन है वहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। दूसरा जो मेथड आता है वो हमारे पास में ये आता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी। कई बार ऐसी रिएक्शन आ जाती है जिसको इजीली बैलेंस नहीं करा जाता, बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस केस में आपको बैलेंस नहीं करना होता है, डायरेक्टली आप POAC लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड जो तीसरा मेथड आता है जो कि हम रेडॉक्स में पढ़ेंगे आगे जा करके, इवन मोल एंड रेडॉक्स कंबाइन ही चलेगा। ठीक है, मोल खत्म होते ही रेडॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम बात करें तीसरा मेथड जो कि इक्विवेलेंट पर बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट को इक्वल कर देते हैं किसके, प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट। इस केस में भी आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन तीनों में से अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, सबसे ईजीएस्ट मेथड कौन सा होता है, तो इक्विवेलेंट वाला जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट होता है। उसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं, आप इजीली जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? सो POAC हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए ये मतलब समझाया जा रहा है कि एक POAC नाम का मेथड भी होता है, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें तो ये मेथड पता ही नहीं है। क्लियर? सो बहुत ही बेसिक सा हम लोग एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करा जाता है, एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम दो ही मेथड को फॉलो करेंगे, या तो मोल कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर हम इक्विवेलेंट जो है इक्वल कर सकते हैं। क्लियर? तो ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग रेडॉक्स में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक से केमिकल इक्वेशन आती है वो ये आती है कि हमारे पास KClO3 है, KClO3 डिसोसिएट होता है KCl प्लस O2 में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन में हमें POAC लगाना है। नॉर्मली अगर हम मोल कैलकुलेशन की बात करते तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते, फिर हम ये बोलते कि इतने मोल्स ऑफ KClO3 इतने मोल्स ऑफ KCl प्लस इतने मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे, बिना बैलेंस करे हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सो बहुत सिंपल है किस तरीके से POAC अप्लाई करी जाती है। POAC जो होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है। हम ये कंसीडर करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स हमेशा कंजर्व रहते हैं, या फिर आप लोगों ने एक मास कंजर्वेशन के कंसीडर भी करा होगा कि मास हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहता है। ठीक है, और अगर हम उसी चीज़ को यहाँ से कंसीडर करें तो फिर यहाँ हम लोग POAC अप्लाई कर सकते हैं मोल के टर्म्स में। क्लियर है? तो कैसे हम लोग इसको करेंगे तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं।
सो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अलग अलग एटम्स के लिए आप लोग POAC अप्लाई करोगे, जिस एटम का अमाउंट आपको निकालना है उस एटम के लिए आप लोग करोगे। फॉर एग्जांपल मैं POAC यूज़ कर रहा हूँ पोटेशियम के लिए। सो POAC फॉर पोटेशियम। सो पोटेशियम के लिए मुझे POAC निकालना है, तो बहुत सिंपल है। क्या क्या करेंगे, तो देखो पोटेशियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले तो वो देख लो। रिएक्टेंट में KClO3 के अंदर है, प्रोडक्ट में KCl में, O2 के साथ में कोई पोटेशियम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3। तो देखें ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एक मोल है, ठीक है, या फिर हम ये बोल देते हैं एक बार के लिए मॉलिक्यूल के टर्म में लिखते हैं, फिर मोल के टर्म में लिखेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका जो है एक मॉलिक्यूल है, तो बताओ अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसमें पोटेशियम के कितने एटम होंगे, तो पोटेशियम का एक एटम होगा, क्लोरीन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन का 3 एटम होगा। क्लियर। वहीं अगर मैं इसको किस टर्म्स में बात करता हूँ कि अगर मेरे पास में एक मोल है, यूनिटरी मेथड है सब जगह, अगर मेरे पास में एक मोल है तो बताओ उसमें पोटेशियम कितना होगा, 1 मोल होगा, उसमें क्लोरीन कितना होगा, 1 मोल होगा, और उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, 3 मोल होगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास में 10 मोल होंगे, तो हमें एक मोल में पता है तो मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 10 मोल कर देंगे, तो जितना मोल हमें गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। सो देखो मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3 हम लोग क्या करेंगे, एक मोल है, सो 1 इंटू, अब क्या करेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 के जितने मोल्स हमें गिवन होंगे उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। एक बार और हम लोग अगर देखें, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KCl, बताओ KCl में कितना है, तो सिमिलर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। करेक्ट है। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, सो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3 इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल्स ऑफ KCl, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KCl। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर दिया। एंड हमें पता है इसमें भी 1 आने वाला है, इसमें भी 1 आने वाला है, एंड ये हमारे पास में मोल आ गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KClO3 इज 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। सही है। अब अगर मुझे मान लो कि यहाँ मास गिवन है, तो मास से भी हम कर सकते हैं। इस मोल के फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन वेट ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे गिवन मास ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl। समझ में आया क्या, मोलर मास ऑफ KCl। तो ये तो हमने पोटेशियम के लिए लगाया। सिमिलर हम ऐसा का ऐसा Cl के लिए लगाएंगे तो ये सेम ही आएगा क्योंकि क्लोरीन भी 1 है। अब हम बात करते हैं POAC फॉर ऑक्सीजन। सो POAC फॉर ऑक्सीजन, तो POAC फॉर ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम KClO3 में देखते हैं। सो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, तो बताओ कितना आएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2, क्या आंसर आएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। दोनों को इक्वल कर दो, तो कैसे इक्वल करेंगे हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन O2। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ,
टू इंटू मोल्स ऑफ O2। सही है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वापस से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास। अच्छा मान लो कि यहाँ मैंने ऑक्सीजन गैस ले रखी है तो इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो अगर यहाँ वॉल्यूम दे रखा होगा तो उस वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का रिलेशन लिखेंगे, तो 2 इंटू वी अपॉन 22.4 लीटर के साथ। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये, ऐसा ही फॉर्मेट रहने वाला है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बस इसका एक ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। दूसरा इसके अंदर हम बार बार सब चीज़ों को लिखना पड़ता है, तो लेंदी प्रोसेस बन जाता है ना, इस वजह से इसको जनरली यूज़ करा नहीं जाता है। सही है। तो ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन अगर आपको मिले जिसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस केस में हम लोग POC को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ हम जो रिएक्शन इजीली बैलेंस हो रही है तो उस रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेशन करके, जो कि हम यूनिटरी मेथड मोल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्लियर है। वहाँ हम POC लगा करके अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो POC कब लगाना है कब नहीं लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है बैलेंस करना, तो फिर हम डायरेक्टली POC लगा देते हैं। मेरे हिसाब से आपको 99% ऐसी केमिकल इक्वेशन कोई नहीं मिलेगी कि आप इसको बैलेंस ना करो। इजीली 99% रिएक्शंस बैलेंस हो जाती है, फिर भी कुछ 1% रह जाती है, तो उसको हम लोग POC से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर क्या। तो आप इसको नोट करो, इस तरीके से आप POC अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो हमें एक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे POC यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, कई बार हमें ये दिक्कत होती है कि POC किस एटम के लिए लगाना है, क्या हम सारे ही एटम के लिए लगा सकते हैं? तो जब तक कुछ नहीं बोला जाता है तो आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा एटम जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हुआ है, तो फिर आपको उसी एटम के लिए लगाना है, उससे आपको आंसर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में दिया गया, सो 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon atom to K2Zn3 FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस। कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ये बोला गया है कि सारा का सारा जो इसमें कार्बन होगा वो इस कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको कंजर्वेशन जो लगाना है, यानी कि कार्बन जो है वो उसमें लगाना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सो POC किसके लिए लगाना है? कार्बन के लिए। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन कैसे आएगा इसका, सो हमारे पास K2CO3 है, कोई भी हमने रिएजेंट, सीरीज ऑफ रिएजेंट इसने यूज़ करें, सो ये कन्वर्ट हो रहा है K2Zn का होल थ्राइस FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस। ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, एंड इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मुझे कार्बन के लिए लगाना है। सो पहला पॉइंट मैं क्या लिखूँगा, POC फॉर कार्बन। तो मैं कार्बन के लिए POC लगा रहा हूँ। समझ में आया? कैसे लिखेंगे बताओ, क्या स्टेटमेंट होगा? मोल्स ऑफ कार्बन इन KClO3, सॉरी नॉट KClO3, K2CO3। आंसर इज कितना है? 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ कार्बन, सॉरी मोल्स ऑफ KClO3, सॉरी नॉट KClO3, बार KClO3 यार, K2CO3। करेक्ट है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3। अब बताओ आगे क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन दिस प्रोडक्ट। सो आ जाएगा हमारे पास में K2Zn का होल थ्राइस। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ जगह, ताकि हम वहाँ पे भी सॉल्व कर सकें। सो मोल्स ऑफ कार्बन इन K2Zn का होल थ्राइस Fe फिर Cn का होल 6 का होल ट्वाइस। कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ कितना है देखो, 6 और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो 12। सो इट इज़ 12 इंटू मोल्स ऑफ K2Zn का होल थ्राइस FeCN का होल 6
का होल ट्वाइस। सही है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मोल्स ऑफ कार्बन इन K2Zn का होल थ्राइस Fe फिर Cn का होल 6 का होल ट्वाइस। सही है, फिर मैं यहाँ पे इसका आगे लैंग्वेज यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखो, मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3, सो ये आ जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन K2Zn का होल थ्राइस FeCN6 का होल ट्वाइस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 इंटू मोल्स ऑफ K2Zn का होल थ्राइस Fe फिर यहाँ आएगा Cn का होल 6 का होल ट्वाइस। अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ K2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू 12 इंटू वेट ऑफ दिस कंपाउंड डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। क्लियर, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो ये लगभग जो है वेट हमें दिया गया है 27.6 और इसका जो मोलर मास होगा वो 138 होता है, इज इक्वल टू 12 इंटू इसका वेट तो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास होता है 698। सही है, तो ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो ये तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा वेट ऑफ K2Zn का होल थ्राइस FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आता है आपके पास 11.6 ग्राम के आसपास होता है। सही है, सो 11.6 ग्राम जो है इसका आंसर आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना प्रॉपरली, ठीक है, ये डाटा आप लोग देख लेना, इस तरीके से आएगा पूरा का पूरा। तो बहुत इजी है, इजी तो क्या है, बहुत लेंदी है। यही अगर मुझे इसको POC से ना करना हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो जल्दी आंसर आ जाता। बट हाँ, हम लोग POC अप्लाई कर सकते हैं कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को तो आप कैसे बैलेंस करोगे, समझ में आया, इस इक्वेशन को तो आप बैलेंस कैसे करोगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन दी नहीं है। और जब पूरी इक्वेशन ही नहीं दिया है, हमें रिएजेंट ही नहीं दिया है, तो फिर हम इसको मोल मेथड से कर ही नहीं सकते, इसको तो हमें POC से ही करना होगा। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अगर ये पूरी केमिकल इक्वेशन दे रखी होती तो पूरी केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, उसको भी बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो फिर हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जिसके ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जिसमें हम लोग POC अप्लाई कर सकें। समझ में आया। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये POC से होगा, आपको इसमें POC लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है, देखो POC से कितना इजीली आ गया, हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी पड़ी, हमें जो भी रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे इन्फॉर्मेशन गिवन हो चाहे इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो। समझ में आया क्या। चलिए, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको फटाफट से नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड करते हैं। क्लियर, करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा और इसमें एक नया जो है वो चीज़ जो हमें क्या सीखने को मिलेगी वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि ये जो रिएक्शन दे रखी है इसमें H2O2 दे रखा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Ki प्रोड्यूस, मतलब आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है और Ki का सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कराई गई। सो क्या क्वेश्चन दिया गया है, 10 cc ऑफ H2O2 सॉल्यूशन व्हेन रिएक्टेड विद Ki प्रोड्यूसेस 0.5 ग्राम ऑफ I2, कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2। अब देखो, एक दिक्कत ये आएगी कि हम डायरेक्टली जो है वो H2O2 के H2O2 का POC इस पर अगर हम देखें तो यहाँ हम लोग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इसमें पोटेशियम और आयोडीन है, तो एटम सेम नहीं है, तो फिर हमें प्रॉपरली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपरली रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? सो बहुत सिंपल है, देखें ध्यान से। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में H2O2 है। H2O2 की रिएक्शन Ki के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, पहले KOH बनता है प्लस साथ में I2 बनता है। अब इसमें KOH की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी तो वो हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज हम इसमें POC भी नहीं लगा सकते। अब दूसरा, हम डायरेक्टली POC नहीं लगा सकते, हमें पहले किसी दूसरे एटम के लिए POC लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। देखो,
हम H2O2 को डायरेक्ट I2 से कनेक्ट नहीं कर सकते, सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम H2O2 का किसके साथ देख लेंगे, KOH के साथ में देख लेंगे, क्लियर। तो H2O2 को हम लोग KOH के साथ में रिलेट करेंगे एंड फिर उसके बाद में Ki के साथ आ जाएगा, फिर हमारे पास में I2 के साथ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं POAC फॉर हाइड्रोजन। सो POAC फॉर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O2 इज कितना हो जाएगा, इज 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O2, सही है। तो पहला तो हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन KOH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू मोल ऑफ KOH। सो हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन KOH, सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, इज इक्वल्स टू आएगा 1 इंटू मोल ऑफ KOH। तो एक तो रिलेशन ये आ जाएगा। फिर हम आयोडीन के टर्म्स में लिखते हैं, क्लियर। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट। हम क्या करें, Ki और I2 के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो देखो हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ आयोडीन इन Ki इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 इंटू मोल ऑफ Ki। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ आयोडीन इन I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ मोल्स ऑफ I2। समझ में आएंगे। फिर हम यहाँ से रिलेट करेंगे, क्या रिलेट करेंगे, मोल्स ऑफ आयोडीन इन Ki इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल्स ऑफ आयोडीन इन I2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ Ki इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 2 इंटू मोल ऑफ I2। अब देखो ध्यान से, हम Ki के लिए या एक काम कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले ही स्टार्टिंग में डायरेक्टली लिख दिया। हम पहले ये लिख सकते थे पोटेशियम के लिए, क्योंकि पोटेशियम का डायरेक्टली रिलेशन आ जाता KOH और Ki के साथ में, और फिर हम उसको H2O2 से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले एक और लिख लेते हैं। ये तो हो गया फॉर POAC फॉर आयोडीन। फिर हम बात करते हैं POAC फॉर पोटेशियम। सो पोटेशियम के लिए अगर मुझे अप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, Ki से KOH कंसिडर कर सकते हैं। तो देखें क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ पोटेशियम इन Ki, या इधर Ki है तो हम Ki लिख देंगे। आंसर आएगा 1 इंटू मोल ऑफ Ki। हालांकि देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको प्रॉपरली करेंगे तो ये डायरेक्टली कुछ ही लाइंस में हो जाता है। मैं आपको बार बार इसलिए लिखवा के बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सही है। तो लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, मोल्स ऑफ पोटेशियम एन हम लोग क्या लिखेंगे, KOH इज इक्वल्स टू 1 इंटू मोल ऑफ KOH। सो हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ KOH, या ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ पोटेशियम इन Ki इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KOH, सही है। सो मोल्स ऑफ पोटेशियम इन KOH हमारे पास में आ गया एंड मोल्स ऑफ पोटेशियम इन Ki हमारे पास में आ चुका है। सो Ki के मोल्स जो हैं वो किसके साथ में रिलेट कर रहे हैं, वो किसके साथ में हमारे पास में रिलेट कर रहे हैं, KOH के साथ में। एंड फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास में KOH के जो मोल्स होंगे वो किसके साथ रिलेट कर रहे होंगे, वो H2O2 के साथ में रिलेट कर रहे होंगे, क्लियर।
सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन या 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O डायरेक्टली इंटू मोल्स ऑफ H2O। अब देखो ध्यान से, हमें सबसे पहले क्या करना था, हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए POC अप्लाई करनी थी, फिर सेकंड पोटेशियम के लिए, एंड फिर थर्ड अगर हम बात करें I2 के लिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं। क्या रिलेशन आएगा कि हमारे पास में मोल्स ऑफ Ki इज इक्वल टू क्या है, 2 मोल्स ऑफ I2। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, इसको इस साइड भेज देंगे तो 1/2 मोल ऑफ क्या आ जाएगा, 1/2 मोल ऑफ Ki लिख सकते हैं। एंड बताओ मोल ऑफ Ki इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो फिर एक रिलेशन बनेगा, मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल ऑफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ मोल ऑफ Ki। एंड Ki जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो मोल्स ऑफ KOH के इक्वल होता है। एंड मोल्स ऑफ KOH किसके इक्वल होता है, H2O2, 2 मोल्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ H2O2। सो हम यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं, मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ इंटू 2 मोल्स ऑफ H2O2। सो देखो I2 को हमने H2O2 के साथ में रिलेट कर दिया, अदरवाइज ये रिलेट नहीं होता। तो हम यहाँ से क्या रिलेशन बना सकते हैं, मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोल ऑफ H2O2। अब मुझे H2O2 का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसका मास मुझे चाहिएगा, जो कि हमारे पास में नहीं है, सही है। आयोडीन का मास हमें दे रखा है। सो हम लोग कैलकुलेशन जो है वो यहाँ करते हैं, सही है। तो देखें ध्यान से, मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये बनेगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो 254 होता है। सो 254 एंड इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि x मास था H2O2 का, एंड क्योंकि मास तो गिवन नहीं है, हमें 10 से दिख रहा है, तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका 34 मोलर मास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.0669, ठीक है। ये आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन में H2O2 कितना है, H2O2 है 0.0669, टोटल वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आंसर इज, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, कितना आएगा, ये यहाँ से कट जाएगा एंड ये आ जाएगा 0.669% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि बेसिक सा हम लोग नहीं बोल सकते वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको 3 एटम के लिए POC अप्लाई करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, देखो आपको ये लैंग्वेज बार बार नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली क्या करो, H2O2 दिख रहा है, KOH दिख रहा है, इन दोनों के मोल्स को इक्वल कर दो। आपको Ki दिख रहा है, KOH दिख रहा है, इन दोनों के मोल्स को इक्वेट कर दो, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। ये लैंग्वेज आपको बार बार नहीं लिखनी है, हाँ स्टार्टिंग में लैंग्वेज ज़रूर लिखें। जब आप स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि आप इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बन जाती है। फिर आप जब इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। हमें एक क्वेश्चन दिया था, अब देखो परसेंटेज प्योरिटी भी हम लोग POC को यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी, कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है, परसेंटेज प्योरिटीज़ क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रहेगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती है, किस किस तरीके से हम लोग रिएक्शंस को देख सकते हैं, क्लियर। मिक्सचर के अगर हमें क्वेश्चंस दिए गए हों तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये कंप्लीट POC होता है, हमें POC कहाँ लगाना है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें केमिकल इक्वेशन ना दी गई हो प्रॉपरली, या फिर हमें इक्वेशन को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही हो, तो फिर हम वहाँ POC लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लियर। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, आप ज़रूर उसको सॉल्व करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।